जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट विद इनके में। आज फिर एक बार मैं लेके आ गया मैथ का प्रैक्टिस नंबर 3। इसमें वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो एसएससी जीडी और एमटीएस दोनों में एग्जाम में पूछे गए हैं। और कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो हमारा एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन कोई रिपीट हो रहा है, वो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। मैं आप सबको से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनका एग्जाम होने वाला है अभी एसएससी जीडी का, क्योंकि 13 फरवरी तक एग्जाम चलने वाला है अपना। ठीक है। उसके बाद अपना एमटीएस का। तो ये एमटीएस के क्वेश्चन हैं और एसएससी जीडी में जो पूछे गए हैं। ठीक है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समवर्ग एचसीएफ 5 है, एलसीएम 120 है। यदि इन दोनों संख्याओं का योग 55 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है। हमने पढ़ा है दो संख्याएं मान लेते हैं हम एक्स और वाई। हमें क्या पता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ और इनटू होता है एलसीएम। ठीक है। तो एक्स वाई इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू मिल जाएगा 5 × 120। हमसे पूछा उनके व्युत्क्रमों का योगफल, मतलब 1/x और +1/y की वैल्यू हमसे पूछी गई है। यहाँ से अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स वाई, एक्स से वाई को भाग करेंगे तो मिलेगा वाई, और वाई से एक्स वाई को भाग तो बचेगा एक्स। और हमें क्या दे रखा है, उनको योग दे रखा है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना दे रखा है, 55। तो यहाँ पे व्युत्क्रमों का योग हमने निकाल लिया है। तो क्या आया है, एक्स प्लस वाई अपान एक्स वाई। और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है भाई, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 55। और एक्स वाई की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, ये 5 × 120। 5 से काट दोगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितना आ जाएगा, 11/120। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। रोहित ने कुल 480 में 12 केजी संतरे और 30 रुपये प्रति केजी के 18 केजी अमरूद खरीदे। रोहित द्वारा खरीदे गए फलों की प्रति किलोग्राम औसत मूल्य कितना है। देखो 12 केजी खरीदे कितने में, टोटल 480 में, ये क्या संतरे। ठीक है। अब बोलता है 30 प्रति किलोग्राम केजी 18 केजी, 18 केजी खरीदेंगे कितने रेट में, 30 के, तो 18 54 रुपये टोटल हो जाएंगे। इसमें अमरूद हमने खरीद लिए, तो टोटल कितने रुपये हो गए, 0, 8 से भाग 2, हासिल 1, 5 9 1 10, इतने हमारे रुपये हो गए। रोहित द्वारा खरीदे गए फलों की प्रति किलोग्राम औसत कितने कितने किलोग्राम थे भाई, एक तो 12 किलोग्राम ये थे, 18 किलोग्राम थे, कितने 30 किलोग्राम। 0 0 3 से काट दोगे इसको, 3 3 9, एक बच्चा 12, 3 चौको 12, 34 औसत आ जाएगा, 34 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये काफ़ी आपको क्वेश्चन बड़ा दिख रहा होगा लेकिन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है। आपको क्वेश्चन ये नहीं कि आपने क्वेश्चन देखा, ठीक है, मान लो ठीक है आपके पास टाइम कम है, क्वेश्चन अगर देखते हैं कि लॉन्ग लग रहा है उसको छोड़ दे, लास्ट में देख सकते हैं, लेकिन एक बार पढ़ के आप जरूर देखिएगा जब आपको टाइम मिले, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आसानी से लग जाते हैं। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, S1 किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है, S2 किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, और जबकि S3 उसे अकेले 27 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ कार्य करते हैं और कार्य को पूरा करते हैं, और कार्य पूरा करने के लिए भुगतान के रूप में कुल 726 रुपये प्राप्त होते हैं। उपरोक्त राशि में S2 और S3 का एक साथ लिया गया संयुक्त हिस्सा कितना है, ये हमसे पूछा गया। देखो S1 काम करता है हमारा 9 दिन में, ठीक है, S2 काम करेगा हमारा 18 दिन में, और S3 करता है हमारा 27 दिन में। पहले तो हमें ये पता है जो कुल रुपये होते क्या है, उनकी क्षमता के अनुसार उनको रुपये मिलेंगे, जो जितनी कार्य करेगा क्षमता के अनुसार उनको ही रुपये उस हिसाब से बांट दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालेंगे, उनकी क्षमता निकाल लेनी है, मतलब किसकी, S1 S2 और S3 की क्या क्या क्षमता है। अब हमें पता चल गया S1 करता है 9 दिन में, S2 करता है 18, S3 करता है 27 दिन में। अब इनका एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं भाई, देखो 60 में देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं। क्या इसमें 18 है, नहीं, 18 के लिए क्या होना चाहिए, 9 दूनी 18, 9 तो है, 2 की कमी है तो 2 लिख दो। ठीक है, 2 लिख दिया हमने, तो कितना हो गया, 3 3 होते हैं 27 दूना 54, एलसीएम कितना हो गया, 54। ठीक है, एलसीएम कितना हो गया, 54, वो हम लिख लेते हैं। तो 54 एलसीएम हो गया। ठीक है, अब 9 से भाग करेंगे तो S1 की क्षमता कितनी आ जाएगी, 6, S2 की क्षमता कितनी आ जाएगी, 18 3 54, और 27 दूना 54,
ठीक है। तो हमारी जो H3 की क्षमता आ गई 2। अब बोलता है H2 और H3 एक साथ काम करते हैं। मैं देखो क्षमता के अनुसार रुपए मिलते हैं, तो क्षमता 6, S1 की क्षमता है 6, H2 की क्षमता है 3, H3 की क्षमता है 2। अब 6 3 9 2 11, 11 की वैल्यू दे रखी है 726। क्षमता कितनी आ गई? 6 3 9 2, 11 की वैल्यू कितनी देखी? 726 रुपये। अब यहाँ से H2 और H3 एक साथ लिया गया हिस्सा, H2 और H3 कितना लेते हैं? 5, 3 2 5, तो हमें 5 की वैल्यू निकालनी है, तो 5 की वैल्यू निकालेंगे तो 726 बटा 11 इंटू 5, 11 से भाग करो, 11 छंग 66, 11 छंग 66, 72 से 66 गया 6 बचा, 66 हो गया, 11 6 का 66, 5 से गुणा कर दो भाई, 5 6 का 30 की 0 हासिल 3, 5 6 का 30 और 3 33, 330। ठीक है। इसी प्रकार S1 का पूछता तो S1 की वैल्यू निकाल सकते थे, क्योंकि एक की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 66 है। अगर S1 की मिलती तो 6 से गुणा कर देते, S2 की मिलती तो 3 से गुणा कर देते, और S3 की अलग पूछता 2 से। किसी की पूछता तो इस प्रकार से आप निकाल सकते। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणवीर ने एक कार क्रय मूल्य पर 50% छूट पर एक कार खरीदी। ये छूट 60% होती तो उसे 1 लाख कम का भुगतान करना पड़ता। देखो, कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। छूट पहले की थी 50%, अब अगर बोलता है 60% छूट होती तो 1 लाख कम देना पड़ता। मतलब कितना कम हो, कितना एक्स्ट्रा हुआ? 10%। तो 10% की वैल्यू बोल रहा है 1 लाख कम देने पड़ते, रुपए देने पड़ते। अब 10% की वैल्यू 1 लाख है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक जीरो और लगा दो भाई, तो कितनी हो जाएगी? ये हो गया हमारा 1000, ये हो गया 10,000, ये लाख, मतलब 10 लाख। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। इसको डायरेक्ट हम ऐसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कहता है क्वेश्चन, 5 वर्षों में किसी वस्तु के निर्यात 1000, मतलब 10,000 में 10 आता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 में। ठीक है। दिए गए देश के प्रतिवर्ष वस्तु के निर्यात का औसत मूल्य क्या है? अब औसत मूल्य हमें निकालना है। देखो सभी को हमें जोड़ लेना है। यहाँ 46, 58, 64, 72 और 76। 6 8 6 14, 14 और 4 18, 18 2 20, 6 26, 6 हासिल 2 4 2 6 5 11, 6 17, 7 24, 24 और 7 हमारा हो गया 31, 10,000 4 जीरो। ठीक है। क्या पूछ रहा है? औसत कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर दो भाई इसको, 5 6 का 30, एक बचा 16, 5 तिया 15, 5 दूनी 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, और कितने जीरो बचेंगे? 1 2 3 जीरो, मतलब 6,32,000। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40% खर्च करता है। व्यक्ति की मासिक आय 15% वृद्धि होती है और उसके व्यय में 22% की कमी होती है। उसकी बचत लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारा SSGD एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, इसको हम मान लेते हैं। ठीक है। 40% दे रखा है। ठीक है। तो 40% अगर हम खर्च करते हैं, इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 0 0 दूना 4 दो पंचे 10। ठीक है। अब यहाँ पे हम एक ग्राफ बना लेते हैं। आय मतलब जो वो कमाता है, ठीक है, उसके बाद खर्च जो खर्च करता है, और बचत। ठीक है। ये ग्राफ से काफ़ी सरल हो जाएगा अपना क्वेश्चन। ठीक है। आय, अब वो कितना करता है भाई? आय जो इसकी है 40% खर्च करता है आय का, मतलब 5 है तो 2 खर्च करता है। इसको हम किस में लिख लेते हैं? 100 में, सैकड़ा में। 500 रुपये कमाता है, 200 खर्च करता है, कितना बचाता है? 300 बचाता है वो। ठीक है। अब नेक्स्ट सिचुएशन कहती है उसकी मासिक आय में 15% की वृद्धि कर दी जाए, मतलब 500 का कितना निकालें? 15% की वृद्धि हो गई भाई। ठीक है। इसको हम अलग निकाल लेते हैं क्योंकि हमें लिखना होगा। अब 500 की हमें आय 500 थी, मतलब 15% की वृद्धि हो गई, 115 निकालना है उसका। 2 जीरो कैंसिल, 5 से गुणा कर लो, 55 25 हासिल 2, 5 एक 5 2 7, 5 एक 5, मतलब आय जो हो गई 775 हो गई। अब बोलता है वे उससे खर्च, वे का मतलब होता है खर्च, 22% की कमी हो गई, मतलब 200 खर्च करता था, 22% कमी हो जाएगी, मतलब 22% कमी हो जाए तो कितना बचा? 78%। जो 200 है हमारा 100% था, और 22% कमी करेंगे तो कितना बचेगा उसका? 78%। 20% का
जीरो जीरो कैंसिल, अब कितना बचा ये देख लो, 2 से गुणा कर दो, 2 और 16 6, हासिल 1, 7 14 15, 156। अब इसमें से ये घटा दो, अगर वो आय कमाता है 575, खर्च करता है 156, तो कितना बचेगा भाई? यहाँ 15, 15 से 6 गया 9, यहाँ बचा हमारे पास 6, 6 से 5 गया 1, और 5 से गया 4। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब बोलता क्या है, बचत में लगभग प्रतिशत वृद्धि। भाई वृद्धि कितनी है, पहले 300 बचत थी, अब 419, मतलब 119 की वृद्धि हो रही है। कितने पे? 300 पे, इंटू 100%। ये हमारी वृद्धि प्रतिशत निकल आई। अब जीरो से जीरो कैंसिल, अब इसको अगर हम 3 से भाग करें तो कितना आ जाएगा भाई? 3 तियां 9। ठीक है, तो कितना बचा हमारे पास? 2, 3 नाम 27, और बचा हमारा 2 तिचाक 18, 39.6। लगभग में पीछा है, सॉरी लगभग में पूछा है, तो 39.6 किसके आसपास होगा? 40% के। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग लैंग्वेज देख के घबरा जाते हैं, बस एक बार पढ़ना है, क्वेश्चन दिखना कितनी आसानी से लगेगा। कीर्ति ने एक बचत योजना है, इसमें वार्षिक साधारण ब्याज की निश्चित दर पर एक राशि को निवेश 3 वर्षों के लिए किया। यदि उसने समान राशि का निवेश 3 वर्षों की अवधि के लिए शिक्षा योजना में पहले वाली वार्षिक ब्याज दर 2% अधिक की दर पर किया होता, तो उसे निवेशित राशि पर 540 अधिक का ब्याज प्राप्त होता। कीर्ति ने कितनी राशि का निवेश किया? कुछ इसमें सोचने नहीं है, हमें क्या पता है। ठीक है, ये अधिक मिला तो ये हो गया हमारा ब्याज, जो अधिक मिला वही ब्याज हो गया। मूलधन पी मान लेते हैं, दर हमें दे रखी 2%, समय कितना दे रखा है? 3 साल, और बटे कितना होता है? 100। ठीक है, देखो 3 दूनी 6, 2 से काट लो इसको, अगर आप काटना चाहते हैं अलग अलग। दूना 4, दूसरा 14, और 3 से काटेंगे, 3 नाम 27, बचा 90। पी इक्वल टू कितना हो गया? 90 इंटू 100 की गुणा हो जाएगी 100। पी इक्वल टू हो गया 9000। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा राइट। तो कितनी आसानी से लग गया। अब आप लोग, जैसे आप लोगों को ट्रिक पता चल गई, परीक्षा में क्या करना है, देखो 2 ये दे रखा है, 3 ये दे रखा है। ठीक है, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, 6 से 54 को काट दो, मतलब 90। तो क्वेश्चन आंसर ऐसा होगा जिसमें हमारा 90 और 100 का जीरो, मतलब 9000 सीधे ऑप्शन। लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है। तो सबसे पहले किस पे आपको कॉल करना है? अपने बेसिक पे और कॉन्सेप्ट पे, कैसे आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 26 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। अब इसमें आप लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो क्रमागत संख्या लिखेंगे, जैसे मान लो सभी लिखते हैं तो हम भी लिख लेते हैं। x, दूसरी क्या हो जाएगी? x+1, x+1 की 2, x+1 कभी नहीं होगी, यही आप लोग गलती करते हैं। x+2, उसके बाद x+4, x+4 मतलब x+6, x+8 और x+10। पहले हम आपको बताएं कॉन्सेप्ट होता क्या है, कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर बताएंगे परीक्षा में आपको कैसे करना है। तो 6 हमने संख्या मान ली 6, उनका औसत दे रखा था 26। अब संख्या 6 है, इनको हम टोटल करेंगे तो x, ये कितने x हो जाएंगे? 6x हो जाएंगे, प्लस अब ये जो लें 2, 4 2 6, 6 12, 12 8 20, 20 और 30 हो गया। अब औसत दे रखा है तो 26 गुणे कितनी संख्या है? 6। तो ये हो गया 6x प्लस 30 इक्वल टू हो गया 6 36 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15। तो 6x इक्वल टू हो जाएगा 156 माइनस 30। तो 6x इक्वल टू कितना बचेगा भाई? 6 2 1, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 6 कम 6, x इक्वल टू आ गया 21। ये तो हो गया हमारा, संख्या हो जाएंगी। अब बोलता है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। सबसे बड़ी संख्या x है और सबसे छोटी संख्या x+1, x+10 है, तो x की वैल्यू तो 21 हो गई, और उसके बाद 21 + 10 मतलब 21 31, कितने का अंतर है भाई? 10 का। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, मतलब अभी मान लो कोई दूसरी संख्या दे रखी होती तब भी यही हमारा वर्क होता है, इस प्रकार से हम लगा सकते हैं। अब एग्जाम में आपको क्या करना है, ये जो हमने सब किया है, ठीक है, कैसे आता है मैंने बता दिया, ये कुछ करना ही नहीं है। अगर विषम संख्याएं पूछता है, अंतर पूछता है, अगर अगर खाली अंतर पूछता है, अगर संख्या पूछ दी कि पांचवी संख्या क्या है, तब तो आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, पांचवी संख्या क्या है। अगर कहीं भी पूछता है कि अंतर कितना है, ठीक है, तीसरी चौथी में कितना है, पहली सबसे छोटी सबसे बड़ी में कितना है, देखो क्या करना है आपको। पहली संख्या में पूछा है x है,
दूसरी संख्या कितनी है, x प्लस 10। भाई इनका अंतर कितना है, यहाँ भी x है, यहाँ भी कितना अंतर है, 10। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाता है, कुछ करना ही नहीं है आपको। ठीक है, अब अगर संख्या पूछता है कि दूसरी संख्या बताइए, संख्या क्या होगी, ठीक है, क्या पहली संख्या कौन सी होगी, तब ये आपको कॉन्सेप्ट करना होगा। अगर अंतर पूछता है, अगर मान लो दूसरी तीसरे में पूछ देता है, तो दूसरी तीसरे में कितना अंतर है भाई, 6 का। ठीक है, क्या करेंगे, x प्लस 2 लिखेंगे, माइनस एक्स माइनस 4 हो जाएगा। तो कितने का अंतर हो जाएगा भाई, x कैंसिल, तो -2 का अंतर हो जाएगा। इस प्रकार से अंतर आप बता सकते हैं, अंतर कितने का है, 2 का। किसी भी संख्या से पूछे आप आसानी से बता सकते हैं इस प्रकार से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, रणवीर ने कंप्यूटर सूची मूल्य पर 25% कम मूल्य पर खरीदा और उसे अपने पड़ोसी को अगले क्रय मूल्य के 40% लाभ पर बेच दिया। कंप्यूटर के सूची मूल्य पर रणवीर द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ कितना है। देखो, सूची मूल्य हम मान लेते हैं 100 है, सूची मूल्य जो हमारा है ये 100 है, जो हमारा सूची मूल्य है। अब बोलता है 25% कम पे खरीदा, मतलब कितने में खरीदेगा वो, 75 में। 25% इसका कम कर दो भाई, तो 25% कम करोगे 100 का, तो 100 से 25 चला जाएगा, कितना बचा, 75। अब बोलता है अपने पड़ोसी अपने क्रय मूल्य पर, इस पे खरीदा, इसी के क्रय मूल्य पर, मतलब 75 का क्रय मूल्य पर 140% लाभ पर उसे बेच दिया, बटे 100। तो 25 तिया 75, 25 चक्कू 100, 4 से काट लेंगे इसको, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, मतलब 35 तिया 105, मतलब 105 रुपये का बेच दिया पड़ोसी को। ठीक है, अब बोलता है सूची मूल्य, पहले सूची मूल्य कितना था, 100 रुपये, अब कितना हो गया, 105। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ भाई, 100 से 5, मतलब 5% का। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएसजीडी में काफी शिफ्टों में पूछा गया है। ठीक है, तो के स्क्वायर अनुपात m है, समानुपात है m अनुपात 16, तो के स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर और अनुपात है के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का मान कितना होगा। देखो, यहाँ से हमें पता है, इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं के स्क्वायर पान m बराबर m बटे 16, तीसरी गुणा कर दो तो हमें मिल जाएगा m स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा के स्क्वायर 16। अब जहाँ पे m स्क्वायर है वहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, के स्क्वायर 16 लिख सकते हैं भाई, के स्क्वायर 16 लिख सकते हैं। अब कहाँ पे, देखो इसमें है पहले के स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2m स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, इंटू 16 के स्क्वायर, ठीक है, बटे के स्क्वायर और प्लस m स्क्वायर की जगह के स्क्वायर 16। अब देखो 16 दूनी क्या हो जाएगा, 32 के स्क्वायर, और ये के स्क्वायर कितना हो गया, 33 के स्क्वायर, और नीचे 16 एक 17 के स्क्वायर ऐड कर लेंगे, के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अनुपात पूछा है कितना आ गया, देखो 33 बटे 17, मतलब 33 अनुपात 17, 33 अनुपात 17, काफी इजी क्वेश्चन है। इस प्रकार से आप इसको लगा सकते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं, बस क्वेश्चन को एक बार कॉन्सेप्ट को समझिए और क्वेश्चन को डायरेक्ट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बी ए से 10% अधिक है, सी ए से 20% कम है, बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो, बी ए को हम मान लेते हैं 100, जो हमारा बी है ए से 10% अधिक है, मतलब 110 है। जो सी है ए से 20% कम है, तो सी क्या ए से 20% कम है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, 80। अब बोलता है बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है, बी सी से कितना अधिक है भाई, 30 अधिक है। तो सी है, सी से है तो सी नीचे हो जाएगा, इंटू 100, ये 0 0 कैंसिल, तो 8 से भाग कर लो 300 को भाई, तो ये हो जाएगा 8 तिया 24, बचा हमारा 6, तो 8 सती 56 बचा 4, तो 4 बचा, 8 चौको 32, मतलब ये हमारा 37 पॉइंट आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट। अगर आपको 37 पॉइंट मैच करता है, 3 भी मैच करता है, तो रुक जाइए, आंसर में 4 है, 2 है, 2 है, तो 3 वाला ऐसे डायरेक्ट लगा दीजिए, आंसर वही होगा। ठीक है, आगे करने की जरूरत नहीं है, आगे करेंगे तो आपका टाइम ही खराब होगा उतना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक वस्तु को 40% की हान पर बेचा जाता है, हान की राशि वस्तु के विक्रय मूल्य के लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। मतलब 40% हान पे, अगर मान लो 100 रुपये की चीज़ है, 40% हान पे बेचोगे तो 60 में बेचोगे, 40% का हान पे बेचोगे तो विक्रय मूल्य लगभग कितने प्रतिशत है। अब भाई 60 में बेच रहे हो, ठीक है, तो हान कितनी है, तो हान कितने है भाई, बटे, ठीक है, तो हान की राशि विक्रय मूल्य के कितने लगभग कितने प्रतिशत है, तो हान कितनी हुई भाई, 40% की, तो हान की राशि कितने पे है ये हमें बताना है। ठीक है, तो हान की राशि हो गई कितने परसेंट पे हो गई भैया,
40 में बेच रहे हो इंटू 100, 0 0 कैंसिल कर दो, दूना 4 दूतियाँ 6, मतलब 200/3, 3 से भाग कर दो, पता ही सबको क्या आ गया, 3 6 का 18, 3 6 का 18, 3 6 का 18, ये आएगा हमारा 66.66। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस ठोस बेलन का वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, आयतन 7392 सेंटीमीटर घन है। हमें क्या देगा, आयतन दे रखा है, तो आयतन क्या होता है बेलन का, सभी को पता होना चाहिए। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, इक्वल टू दे रखा है 7392। ठीक है, यहाँ से आर दे रखी त्रिज्या, यहाँ से एच निकालना है, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 60/392, और नीचे लिखेंगे हम पाई इंटू आर का स्क्वायर। अब वैल्यू रखेंगे हम भाई 7392, पाई के मान हमें दे रखा है 22/7, तो 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर लिख लेते हैं इसको हम। ठीक है, आर की वैल्यू दे रखी है 14 × 14, आर स्क्वायर है क्योंकि आर हमें 14 दे रखा है, 14 × 14 काटते हैं इसको भाई, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 11 एकम 11, 11 दूनी 22, इसको 11 6 का 66 जाएगा, कितना बचे 66, और 7 ये 77, 79, 77 के 2 बचे, 11 दूनी 22। अब 14 बचा हमारा, 14 से कटेगा, 14 14 84, 14 14 चौकू 56, इसको अब भाई हम काट लेते 7 से, 7 दूनी 14। ठीक है, इसको 7 से काटते हैं, 7 नाम 63, तो कितना बचा हमारे पास 63, 4 बचा सचंग 42। अब दूना 4 दूनी 8 से काटोगे इसको, तो 8 से काटो, 8 कम 8, 8 दूनी 16, तो एच इक्वल टू मिल गया हमें 12, एच इक्वल टू मिल गया 12। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh, वैल्यू रख दो भाई, 2 पाई का मान 22/7, आर कितनी है भाई, आर 14 है, एच 12, निकाल लो, 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा हमारा, गुणा कर लो इसको, तो दूना 4 करते हैं और 12 से गुणा कर देते हैं इसको, 22 को, 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2, 12 24 2 26, 4 से गुणा कर दो इसको, 4 4 16 6 हासिल 1, 6 24 25 5 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, 1056। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं मेंसुरेशन को, तो आपको फार्मूले सभी के लर्न होने चाहिए। ठीक है, ये होता है वैल्यूम आयतन, ये होता है वक्र पृष्ठ, और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2πr r + h, ये हम आता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और ए और सी मिलकर 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो, ए प्लस बी काम करेंगे हमारा 18 दिन में, बी प्लस सी काम करेंगे हमारा 24 दिन में, सी प्लस ए काम करेंगे हमारा 36 दिन में। एलसीएम हमने बताया है, 6 के फैक्टर लिख लो, 6 × 6। ठीक है, 6 × 6 लिख दो, तो हमें 24 के 6 मिल जाएंगे, 4 में 2 मिल जाएंगे, 2 की कमी है 2 हो गया। अब 18 तो हो गया, 6 18, 3 की कमी है, तो हमारा, ठीक है, 3 की कमी नहीं है, क्योंकि 3 तो हमारा उसी में होगा, 36 में मिल जाएगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6 36 दूना 72। ठीक है, ये हो गया। अब कैपेसिटी निकालते हैं ए प्लस बी की, कितनी आएगी, 8 चौको 72 और 24 3 72, 36 दूना 72। अब काम कितना हो गया 72, कितनी कैपेसिटी से 7 3 10 2 11 की कैपेसिटी से। लेकिन जब ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए दे होगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, इस प्रकार से भाई, एक ये है एक ये है, 2a, बी ये कैंसिल, ऐड हो जाएगा सी सी ए, तो यहाँ पे जो काम होगा हमारा कितना होगा 11/2, क्षमता कितनी हो जाएगी आधी, 11/2 की, 72 काम है, 11 की क्षमता से करना है, कितना 2 पर चला जाएगा, तो 7 3 9 2 11। ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ पे हमारा आएगा 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 3 7 2 9। ठीक है, 9/2 लिखेंगे, 2 पर चलेगा, 9 8 72 और 8 दूनी 16, तो 16 दिनों में हमारा काम होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई चौड़ाई दे रखी है, क्षेत्रफल, ये तो सिंपल है, L × B, 72। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंटेनर में 2 तरल पदार्थ ए और बी का मिश्रण है, जो
7:5 के अनुपात में है, यदि उनके 9 लीटर मिश्रण को 9 लीटर तरल पदार्थ बी में बदल दिया जाए तो दोनों तरल पदार्थों का अनुपात 7:9 हो जाता है। आरंभ में इस मिश्रण का तरल ए की मात्रा कितनी थी, हमें यह बताना है। देखो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, हम मान लेते हैं कि जो ए में है वह 7x है, ठीक है। अब बोलता है उसमें से अगर हम ए और बी एक बाल्टी में भरे हुए, मान लो बाल्टी है ये हमारी, इसमें ए बी का मिश्रण भरा हुआ है, ठीक है। इसमें से अगर हम 9 लीटर निकालेंगे तो कुछ भाग ए से भी जाएगा, कुछ भाग बी से भी जाएगा। तो हम कुछ भाग एक से निकालते हैं, एक्स एक्स से, ठीक है। तो हमारा भाग क्या निकलेगा, 9 और 7/12 ये भाग निकलेगा, ठीक है। अब दूसरा मिश्रण क्या है, 5b, उससे भी कुछ निकलेगा। 5b से निकलेगा हमारा कितना, 9 और 5/12, ये बी से हमारा निकला, ठीक है। अब बोलता है 9 लीटर मिला दी जाए बी वाले पार्ट को, तो बी वाले पार्ट में हम 9 लीटर मिला देते हैं, ठीक है। तो अनुपात हमसे बोलता है 7/9 हो जाता है, 7/9 हो जाता है, ठीक है। आरंभ में इस मिश्रण का ए में तरल ए की मात्रा, तरल ए की मात्रा कितनी है, 7x, मतलब 7x की हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसको हमें हल करना पड़ेगा। क्या करते हैं, हम इसको 3 से काटते हैं। ये हमारा हो गया 1 सेकेंड, ये हमारा हो गया 3 तिया 9, 3 चक्कू 12। ऐसे यहाँ पे 3 तिया 9, 3 चक्कू 12। ये अगर हम 4 एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28x और -21/4। ये मेन लाइन हो गई। यहाँ भी सेम यही होगा, 4 एलसीएम होगा तो ये हो जाएगा 20x, 5 चक्कू 20x और -15 और +36/4 बराबर 7/9। 4 4 तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 गुणा कर दो भाई, इधर 9 से इधर 7 से। अगर 9 से गुणा करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 9 के 2 हासिल 7, 2 18 7 25, 252x, ठीक है। और इस 21 के साथ मतलब 9 कम 9, 9 दूनी 18, 189 बराबर क्या, हमें 7 से गुणा कर दो, 7 दूनी 14 मतलब 140x और माइनस क्या आ जाएगा, 15 सत्ती 105, नहीं 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 15 सत्ती 105 कहाँ पे हो जाएगा भाई, 36 से ये जाएगा 15 तो प्लस के बचेंगे हमारे, 6 से 5 गया 1, 3 से 1 गया 2 मतलब 21, तो 21 से गुणा होगी 7 की, तो 7 एकम 7 मतलब 147 प्लस 147। अब 189 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 140 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बचेगा 200, लिख लेते हैं इसको, 252x माइनस 140x बराबर 147, और ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 189 ऐड कर लो, घटा दो पहले तो, 2 से 0 गया 2, 5 से 4 गया 1, 2 से गया x, इक्वल टू बचेगा हमारा 9 7 16 6 हासिल 1, 8 4 3 हासिल 1, 336। अब ये कितना गुना, देखो साफ दिख रहा है, ये कितना 3 गुना है, तो x की वैल्यू मिल गई हमें 3। अब वैल्यू हमें कितनी निकालती थी, 7x की, तो 7x मतलब 7 गुणे 3 बराबर 21 लीटर, जो हमारा था ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है क्या करना है, किस प्रकार से इसको निकालना है, किस प्रकार से इसको ऐड करना है। देखो 7 हमने 12 क्यों लिखा, कि टोटल वैल्यू जो हमारी है 12 के बराबर है, उसमें से 9 हम निकाल रहे हैं, -9 7/12, जो 7 की क्षमता कितनी है, ए की, 9 हमने यहाँ पे 7 क्यों रखा, 7 की क्षमता से है। 5 क्यों रखा, क्योंकि बी में 5 की रेशियो से है, और प्लस 9 का बी मिलाया जा रहा है 9 लीटर, तो उसमें से निकाल के भी हमने मिला दिया। इस प्रकार से क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक छोटा वृत्त एक बड़े वृत्त के आंतरिक रूप से स्पर्श करता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक छोटा वृत्त एक बड़े वृत्त के आंतरिक आंतरिक मतलब अंदरूनी स्पर्श करता है और बड़े वृत्त के केंद्र ओ से भी गुजरता है। ये छोटे वृत्त का क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल देखो, सिंपल क्वेश्चन है, कैसे इसको हम करते हैं। ये हमारा हो गया बड़ा वृत्त, इसको हम थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं, ये अब बोलते हैं बड़ा वृत्त मतलब इसकी ये हमारी हो गई ये, ठीक है। अब जो छोटा वृत्त है उसको स्पर्श करता है यहाँ से, और वो बोल रहा है केंद्र से भी जाता है,
मतलब यहाँ पे स्पर्श कर रहा है और वो केंद्र से भी ओ केंद्र से जाता है। ये छोटे वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। अब हम क्या मान रहे हैं, ये इस यहाँ पे ओडेस हम मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या हो गई आर, और जो हमारा ये वृत्त है बड़ा वाला इसकी मान लेते हैं आर। ये आर तो मतलब ये भी आर हो जाएगी क्योंकि ये छोटा वृत्त की त्रिज्या है। अब हमें ये बताइए, ठीक है, अब हमें ये बताइए आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आर बराबर हम 2r लिख सकते हैं स्मॉल की, एक आर ये एक आर ये 2r, ठीक है। अब उनके क्षेत्रफल में क्या अंतर होगा, हम डिफरेंस हमें ये पता है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से हमें क्या निकाल लेना है, इनका रेशियो निकाल लेना है, पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगी, आर की वैल्यू तो आर ही लिखी, और आर इक्वल टू क्या लिखेंगे 2r का स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, मतलब 1:4 का रेशियो आया। मतलब अगर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल 1 है तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितने गुना होगा उसके 4 गुना। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। देखो हमने क्या किया, कह रहा क्वेश्चन एक बड़ा वृत्त है, उसके अंदर एक वृत्त हमने खींचा है, ठीक है, एक वृत्त आपको खींचना है जो उसको स्पर्श करता है अंतरा, मतलब आंतरिक रूप से अंदर स्पर्श कर रहा है यहाँ पे। अब केंद्र ओ से भी जा रहा है, केंद्र जो ओ है बड़े वृत्त का वहां से भी गुजर रहा है, ठीक है। अगर इसकी त्रिज्या हम लोग आर मानते हैं तो ये भी आर हो जाएगी, और इसकी कैपिटल आर मान लेते हैं बड़े वृत्त की त्रिज्या, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू क्या हो जाएगा आर प्लस आर, मतलब 2r। अब हमें क्या डिफरेंस पता करना है, किसमें, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल और बड़े वृत्त का। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, बड़े वृत्त का पाई आर स्क्वायर कैपिटल कर देते हैं। आर की वैल्यू हमने निकाली 2r रखते हैं, तो हमें क्या रेशियो मिला कि जो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसके 4 गुना बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अब छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 192, इसको कितने गुना करना है 4, 4 दूनी 8, 9 चौक 36, 6 हासिल 3, 4 6 7, 768, तो कितना आ जाएगा 768, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पाई चार्ट में खंडों के केंद्रीय कोणों का माप देता है जो 7 अस्पतालों के एक साथ लिए गए बिस्तरों में कुल संख्या के संबंध में 7 विभिन्न अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद है यदि H7 में बिस्तरों की संख्या 39 है तो सभी 7 अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या कुल संख्या कितनी है। H7 कहाँ पे हमारा ये, तो मतलब 26 डिग्री के बराबर कितना दे रखा है 39, तो सभी का मतलब भाई एक ये वृत्त है, ये कितने अंश का होता है 360, तो 360 की हमसे वैल्यू पूछा है, तो मतलब 39/26 इंटू 360 की हमें वैल्यू बताना है। 33 39 तेदुनी 26, 2 से काट दो इसको, 2 कम 2, 2 और 16, तो 18 54, मतलब 540 बेड होंगे। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट। काफी इजी क्वेश्चन है भाई। देखो S7 39 दे रखा है, कितनी डिग्री है 26 डिग्री की वैल्यू दे रखी है 39 बेड, 360 डिग्री की हम निकाल लेते हैं, सभी जो होगा टोटल कितना 360 होता है, 540 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पी क्यू दे रखा है 4:5 और पी अनुपात आर दे रखा है 2:3, तो 3p और 4q और 5r क्या है। देखो पी क्यू कितना दे रखा है 4:5, पी आर कितना दे रखा है 2:3, पी हम बराबर कर लें तो इसको भी 2 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा 4:6, तो पी रेशियो क्यू रेशियो आर कितना हो गया भाई 4 5 6, गुणा कर दो भाई, 3p है तो 3 से गुणा कर दो इसको तो हो गया 12 रेशियो, 4 क्यों है तो 5 को 20 हो गया, और ये 5 आर है तो 5 का 30 हो गया, 2 से कट जाएगा भाई, ये 2 छंग 12, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 पंचे 10, तो 6:10:15, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSGD में भी पूछा गया है, जो हमारा एग्जाम चल रहा है। साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, साधारण ब्याज पे है, और चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि ब्याज की वार्षिक रूप में चक्रवृद्धि हो तो वार्षिक 2 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है, ठीक है। प्रस्तावित साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दरों में अनुपात क्या है। पहले तो हम मान लेते हैं जो पहले साधारण ब्याज देखा 8 वर्षों में दोगुनी स्वयं की दोगुनी हो जाती है, मतलब पी थी, ठीक है, पहले पी थी वो कितनी हो गई 2p, ब्याज कितना हो गया
2p से p घट जाएगा, p ब्याज हो गया, मूलधन p है और दर हमें r निकालनी है इंटू 8 वर्षों में और बटे 100, पी कैंसिल, तो 8 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 100 से गुणा हो जाएगी 100 बटे 8। ये तो हमारी मिल गई साधारण ब्याज वाली, ठीक है। अब दूसरी बोलती है चक्रवृद्धि ब्याज पे, 2 वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है, मतलब मूलधन कितना है p, मूलधन p हो गया हमारा और जो हमारा मिश्र धन है वो कितना हो गया 4p, 4 गुना हो जाती है, मतलब 4p इक्वल टू 4, स्वयं की 4 गुनी, 4 की सॉरी यहाँ पे हो जाएगा हमारा p, मूलधन हमने किया p 1 प्लस r बटे 100। भाई कितने वर्षों में हो जाएगा हमारा, स्वयं की 2 वर्षों में, 2 पी कैंसिल। अब 2 को क्या ले सकते हैं, 2 को ले सकते हैं हम 2 की पावर 2, 1 प्लस r बटे 100 की पावर 2, घातों की तुलना कर दो तो हमें मिल जाएगा 2 बराबर 1 प्लस r बटे 100, एक इधर आ जाएगा घट जाएगा तो इक्वल टू r बटे 100, तो r इक्वल टू में क्या मिल गया, r इक्वल टू मिल गया 100, ठीक है। अब बोलता है प्रस्तावित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दरों। भाई साधारण ब्याज की दर कितनी थी, 100/8, सॉरी 100/8, और जो हमारी चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी आई 100, अनुपात पूछा है, 100 कैंसिल हो जाएगी तो 1/8 आएगी, 8 से 3 गुणा कर दो तो 1/8। ऑप्शन नंबर 1 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो आप लोग क्या ध्यान रखना है, पहले कितनी थी, स्वयं की 2 गुनी मतलब 2p हो रही है, तो ब्याज कितना हो गया हमारा, ब्याज कितना हो गया भाई, ब्याज हो गया p, मूलधन हमने p माना था, p रख के r इक्वल टू निकाले 100/8। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस r बटे 100 की पावर 2 वर्ष बोलता है, 2 लिख देंगे, वहां से दर हम निकाल लेंगे, ठीक है। वहां से दर आएगी हमारी 8, r बराबर 100%, तो रेशियो निकाल लेंगे। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ये एसएससी जीडी में पूछे गए सभी क्वेश्चन थे, और जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम होने वाला है इसी प्रकार से, क्योंकि दोनों का क्वालिफिकेशन 10th ही है, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो काफ़ी हेल्प होगी आपके एग्जाम में, क्योंकि एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम होने वाला है उसमें मैथ और रीजनिंग ही आने वाली है पहले क्वालिफाई के लिए, ठीक है। तो आप लोग अगर वीडियो पूरा देखें तो आप लोग काफ़ी हेल्प होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।